जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल कर रहे होंगे। आज हम अपना लेक्चर जो है शुरू करते हैं अबाउट लीड कंपनसेटेड डिज़ाइनिंग और उसकी एग्जांपल के साथ बात करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपके कुछ क्लास फेलोज़ ने जो है वो एक क्वेश्चन पूछा कि रूट लोकस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों के साथ जो स्टेप्स डिस्कस किए हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। सम टाइम मतलब जिस हमने एग्जांपल 2 सॉल्व की थी तो उसमें हमें पता चला कि बहुत सारे स्टेप्स कर लेने के बावजूद या सारे के सारे स्टेप्स कर लेने के बावजूद आपके पास कोई इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो दो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं और एक कहीं ज़ीरो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर इसका आपने रूट लोकस ड्रॉ करना है तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो काम की इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एंगल ऑफ डिपार्चर ही है। ठीक है, कि आपका रूट लोकस ने जो रूट लोक पोल को कैसे डिपार्ट करना है। इसके अलावा कोई ख़ास इंफॉर्मेशन यहाँ पे रह नहीं जाती। हाँ, एक और वो इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो कि सर एक और भी है, दैट इज़ ब्रेक इन पॉइंट, कि आपके पास जो रूट लोकस है वो कैसे इस पे ब्रेक इन होता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड जो शेप्स हैं उनका एक जिक्र किया था। वो कोई 10-12 शेप्स हैं, नॉट मोर देन दैट। स्टैंडर्ड शेप्स जो हैं अगर आप उनको देख लो तो वो स्टैंडर्ड शेप्स जो हैं वो आपको गाइडलाइन बता दे देती हैं कि आपका रूट लोकस की मोरलेस शेप कैसी होगी। हाँ, कुछ लोगों ने इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियरली बता देता हूँ कि देखें आपके पास मेरा ख्याल है कि 10 या 11 स्टेप्स हैं जिनको आप लोगों ने करना होता है। एग्जैक्ट आपको मतलब हमारे पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो 11 स्टेप्स हैं या 10 स्टेप्स हैं। वो सारे के सारे स्टेप्स आप करोगे तो वो सारे के सारे स्टेप्स के कोई ना कोई नंबर होंगे। ठीक है, आखिर में जाकर एक स्टेप जो हमारा है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन जो भी मौजूद है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने इकट्ठा करके यहाँ पे लिख लेना है। तो मोर और लेस आपका रूट लोकस ड्रॉ करने का जो काम है वो यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद जो स्टेप है कि चूज सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट पॉइंट ऑन द रूट लोकस एंड ड्रॉ द रूट लोकस, उसका हो सकता है बहुत कम नंबर हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो 20 नंबर का सवाल है तो हो सकता है उसमें वो 1 नंबर हो या 0.5 नंबर हो टू ड्रॉ द एग्जैक्ट रूट लोकस। ठीक है, तो उसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो कि सर इसका रूट लोकस कैसे ड्रॉ किया जाता है तो उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट जरूर कर देता हूँ। देखिए, हाँ, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मौजूद है उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा रीशेप करते हैं। और जब हम रीशेप करके उसकी कोशिश करते हैं, मतलब इस तरह की स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करूं तो हम उसकी कोई कॉनिक शेप बनाने की कोशिश करते हैं। कॉनिक शेप का मतलब क्या है कि आपके कोई एलिप्सॉइडल शेप बन जाएगी, कोई और आपके पास हाइपरबोलिक शेप बन जाए। इस केस में ये वाली जो एग्जांपल है, दिस इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, उसका इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपके पास उसका सेंटर आ जाएगा। जाहिर है कि आपको पता चल जाएगा, उसका रेडियस भी आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली आपने उसी को एज इट इज जो है वो ड्रॉ कर देना होता है। ठीक है, मतलब उसके हिसाब से सर्कुलर शेप बना के आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। बट अगेन दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। और प्रोवाइडेड हमारे पास मैटलैब और कंप्यूटर मौजूद है तो हमें फिर इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मकसद जो उन स्टेप के साथ जो जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं उसको उनको समझाना है, उसको बताना है कि इस कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है। ठीक है, ओके, आज हम बात करते हैं जी लीड कंपनसेटर के बारे में। तो लीड कंपनसेटर क्या होता है वो बात हम कर चुके हुए हैं। लीड कंपनसेटर में आपको पता है एक जीरो और पोल हमने ऐड करना है अपने सिस्टम में, और वो इस तरह से ऐड करना होता है कि वो आपके सिस्टम के अंदर जो एंगल डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर सके। इसको एग्जांपल से मतलब क्लैरिफाई करता हूँ मैं ताकि आप लोग जो हैं वो फेमिलराइज हो जाएं कि कंट्रोलर डिजाइनिंग है क्या, कंट्रोल डिजाइन करके आप बेसिकली कर क्या रहे होते हो। ठीक है, तो लेट्स डील विद द एग्जांपल 7.1 डील कर रहे हैं इस वक्त हम। एग्जांपल जो आपकी टेक्स्ट बुक की 7.1 है उसी को डील करते हैं। लेट मी रीड इट फॉर यू। कंसिडर अ सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम है आपके पास, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है आपके पास, जिसका फीड फॉरवर्ड गेन जीएस के हिस्से से रिप्रेजेंट किया गया है।
जिसकी वैल्यू जो है, जिसका ट्रांसफर फंक्शन, ठीक हो गया जी। ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम का रूट लोकस उसने बना के दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया हुआ तो आपके लिए बहुत आसान है इसका रूट लोकस बनाना। आपको पूरे स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको ये पता है, मतलब बड़े, मतलब मैं आपके सामने इस वक्त बना रहा हूं, ठीक है। आप इसी तरह से शॉर्टकट्स यूज करते हुए, सिंपल स्टेप्स यूज करते हुए आपने रूट लोकस ड्रॉ करना है। एक पोल इसका 0 पे है, ओरिजिन पे है, क्योंकि यहां से पता चल रहा है। एक पोल -2 पे है, वो भी हमें पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद दो कंसेक्यूटिव पोल्स हैं, तो दो कंसेक्यूटिव पोल्स में आपको पता है क्या कहते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करता है दरमियान में, ठीक है। रूट लोकस अगर रियल एक्सेस की मैं बात करूं तो आपको पता है ऑड और इवन के हिसाब से आपको पता चल सकता है कि इस साइड पे रूट लोकस नहीं होगा, रूट लोकस सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। ब्रेक अवे पॉइंट आपको पता है यहाँ कहीं होगा, कहीं पर भी हो सकता है, वो सेंटर में, मैं फिलहाल सेंटर में ले रहा हूँ विदाउट कैलकुलेटिंग। आपको ये पता है कि इसके दो एसिम्पटोट्स हैं, क्योंकि जीरो कोई नहीं है, दो पोल्स हैं, दोनों से एक एक ब्रांच निकलेगी, एसिम्पटोट्स दो हैं। दो एसिम्पटोट्स को जब आप एंगल 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास ±90 एंगल आ जाएगा। तो एसिम्पटोट्स दो जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे, और ब्रेक अवे पॉइंट इसी तरह से आ जाएगा। एसिम्पटोट्स का भी जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ जाएगा। तो आपके पास जो रूट लोकस है वो बिल्कुल ये रूट लोकस बन गया आपका, ठीक है। विदाउट इवन कैलकुलेटिंग अ सिंगल थिंग, मैंने जहन में जुबानी आपके सामने जो है वो सारी बातें कर ली और सारी बातें आपको बता दी कि रूट लोकस जो है वो ऐसे बन जाएगा। क्योंकि इस सवाल में मुझे रूट लोकस की रिक्वायरमेंट नहीं है ड्रॉ करने की, तो मुझे उसके 11-12 स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। आई कैन जस्ट फोकस ऑन जस्ट ड्रॉइंग द रूट लोकस। लेकिन लीड लैग कंपनसेटर या जो प्रॉब्लम है उसके लिए रूट लोकस अभी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द रूट लोकस। अच्छा, इस रूट लोकस पे जो डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है, ठीक है, क्लोज लूप पोल्स की अगर मैं बात करूं, वैसे ही दो पोल्स हैं, तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूं तो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 + GH इज इक्वल्स टू 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, s² + 2s + 4। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अगर मैं इसका c/r लिखूं तो आप वो भी लिख सकते हो। c/r इसका क्या होगा, 4/s² + 2s + 4, ठीक है, यही होगा इसका c/r। ओके, यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब है, या इसके क्लोज लूप क्या कहते हैं, क्लोज लूप पोल्स निकालें, तो ज़ाहिर है इसको आपने सॉल्व करना होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो दो क्लोज लूप पोल्स, कंजुगेट क्लोज लूप पोल्स आ जाएंगे, विच आर प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक डोमिनेंट क्लोज लूप पोल मौजूद है, एक यहाँ पर क्लोज लूप पोल मौजूद है। मैं डोमिनेंट का लफ्ज यूजली इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे डोमिनेंट या कोई नॉन डोमिनेंट की बात नहीं है। बात यहाँ पे सिंपल, दो ही पोल्स हैं तो ज़ाहिर है दोनों ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल के हिसाब से डोमिनेंट ही हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन जरा गौर से सुनिएगा और मैं यहाँ पे डाटा उसका लिखता जाऊंगा। द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द क्लोज लूप पोल इज 0.5। अगर आपको डैम्पिंग रेशियो नहीं दी हुई, ठीक है, अगर आपके पास डैम्पिंग रेशियो मौजूद नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, आप, ये गिवन सिस्टम है, ठीक है, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम। आप इसको कंपेयर करोगे s² + 2 zeta ओमेगा ns + ओमेगा n²। इसको जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास डोमिनेंट क्लोज लूप पोल, सॉरी, आपके पास जो है वो जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप देखो ओमेगा n² जो है वो किसके बराबर है, 4 के, ठीक है। इसके बाद 2 जीटा ओमेगा एन किसके बराबर है, वो बराबर है 2 के, ठीक है। तो ओमेगा एन की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे आपने 2 पुट कर दिया, 2 और 2 डिवाइड हो गए, जीटा की वैल्यू आपके पास 0.5 आ गई। मतलब मैं ये बात कह रहा हूं कि उसने एग्जाम्पल में लिख के दिया हुआ है कि जीटा की वैल्यू 0.5 है, लेकिन अगर नहीं भी दी हुई तो हम खुद भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाली, मैंने आपको तरीका बता दिया, ये हम पहले भी एग्जाम्पल्स में कर चुके हुए हैं, ठीक है। अच्छा चले, इसी पॉइंट, इसी यहीं पर रहते हुए, अभी आगे नहीं मैं जा रहा, ठीक है। चले, हमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी पता है सिस्टम की, तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारे पास 2 हो गई, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी, ये क्या है, ये गिवन सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, गिवन सिस्टम की इंफॉर्मेशन, गिवन सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें पता चल गई, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इसको, स्टेप्स को आप जो है वो लिंक करते जाइएगा, मैं आपको प्रोसीजरली जो है वो आगे चलता जाऊंगा। अच्छा, अब मैं एक चीज और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। अगर आपके पास दो क्लोज लूप पोल मौजूद है, ये क्लोज लूप दो पोल्स हैं, ये
अगर आपके पास दो पोल्स मौजूद हों, ठीक है, अगर आपके पास दो पोल्स मौजूद हों और मैं आपसे कहूं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, ठीक है, जरा पे अटेंशन। पहले क्या था, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मौजूद थी, आपने उसको सॉल्व किया तो आपके पास उसके पोल्स की लोकेशन आ गई या पोल्स की वैल्यूज आ गई। अगर आपके पास दो पोल्स मौजूद हैं और मैं आपसे कहूं उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, दैट इज टू से यू हैव s इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस j अंडर द रूट 3। आपके पास ये दो चीजें मतलब ये दो पोल्स मौजूद हैं और मैं आपसे कहता हूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, ठीक है। वट वी नीड टू डू राइट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है आपके जो भी पोल्स हैं उनकी इक्वेशन जो बन रही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्लस है और एक माइनस है, दैट इज टू से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं जी, आपके सामने लिख रहा हूं s प्लस 1 प्लस जे रूट 3, ठीक है, मतलब इक्वल्स टू 0। ये इसका एक रूट या एक इक्वेशन है या एक रूट की इक्वेशन है जिसको लीनियर आप कह सकते हो क्योंकि इसको आप इधर लेकर आते हो। s प्लस 1 माइनस जे अंडर द रूट 3 इक्वल्स टू 0, ये इसके दूसरे रूट की इक्वेशन है, ठीक है, या लीनियर फैक्टर्स इसको आप कहते हो। दीज आर द टू लीनियर फैक्टर्स, ये दो लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये दो लीनियर फैक्टर्स हैं जो के कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं इन दो रूट्स के साथ, ठीक है। ये लीनियर फैक्टर लिख लिए, ये रूट्स हैं आपके पास। मैंने आपसे क्या कहा है, हमने इसकी क्या निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकल सकती है, s प्लस वन प्लस जे अंडर द रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दें आप, मतलब दोनों फैक्टर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो मैं आपसे ट्यूटोरियल में डोमिनेंट क्लोज्ड लूप पोल की बात कही, तो अगर आप देखें यहाँ पर फर्स्ट करो 10 पोल्स लाइन से इसी तरह से पड़े हुए हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 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 सो ऑन, तो इसी तरह से सबके रूट लोकस बनते जाएंगे, ठीक है, मतलब इसी तरह की लाइन सब में आती जाएगी। अब उसमें अगर मैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो मुझे क्या देखना होगा, मुझे अपने दो डोमिनेंट क्लोज टू पोल को देखना होगा, उससे मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाऊंगा, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेकेंड ऑर्डर से कंपेयर करूंगा और मुझे जीटा और ओमेगा इनकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इसके बाद जितने भी पोल्स हैं, इसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं वो भूल सकता हूं। मैं दोबारा से ये बात यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए। ये दो पोल है, इसका रूट लोकस ये बना, मैंने दो पोल्स मजीद ऐड कर दिए, उनका रूट लोकस बन गया, ठीक है, जैसे भी बनता जा रहा है, जो भी बनता जाए, मैं अभी आगे बात करता जा रहा हूं। चले, मैं भी नहीं ड्रॉ करता, आप इसको आर लोकस से करके ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो अब डोमिनेंट क्लोज लूप पोल यहां पर ही है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आप इसकी मदद से जो है वो रूट लोकस ड्रॉ करते जाएंगे। मैंने रूट लोकस इसलिए यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया कि ज़ाहिर है दो पोल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं तो रूट लोकस की शेप में कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है, फर्क आ सकता है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके जी, अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको रूट्स पता हो, आप फैक्टर्स बना सकते हो और फैक्टर से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हो। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को मतलब पिछले ट्यूटोरियल में जो भी थोड़ी जो मैंने आपसे बात की थी उसी ट्यूटोरियल को के अंदर ये बात क्योंकि आ गई थी तो मैं इसको थ्योरेटिकली भी कवर करना चाह रहा था। एनीवे, गिवन सिस्टम में जीटा और ओमेगा एन उसने हमें दिया हुआ है, उसने कहा है डैम्पिंग रेशियो ऑफ द क्लोज लूप पोल इज 0.5, हमें मौजूद है 0.5। द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा एन ऑफ द क्लोज लूप पोल्स इज 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 2 है, हमने ऑलरेडी खुद निकाल लिया लेकिन उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें। द स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट इज 2, स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट दैट इज केवी। केवी वो कहता है स्टैटिक एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट इज 2, ठीक है, उसने बता दिया कि ये 2 है। आप निकाल भी सकते हैं, ये निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 5 में हमने चैप्टर नंबर 5 में हमने
एरर कांस्टेंट्स पढ़े थे, उन एरर कांस्टेंट के हिसाब से आपको पता है, याद है कि हमने सारे के वी के पी के ए निकाले थे, ठीक है। उसमें आपके पास सी बाय आर मौजूद है, आर की वैल्यू आपने जो भी पुट करनी है उसके हिसाब से आप इसके अंदर से इसका वेलोसिटी एरर कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है, अगर नहीं दिया हुआ तो तब भी निकाल सकते हैं आप, दिया हुआ है तो दैट्स अंडरस्टूड। तो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट हमारे पास मौजूद है, हम खुद भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी मौजूद है। इसकी क्या जरूरत है वो मैं थोड़ी देर में आपसे थोड़ी देर में हम इससे बात करते हैं इसमें। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात? ओके, आगे चलते हैं हम। velocity error constant is 2 per second, ठीक है। ओके, if the desire if it sorry it is desired to modify the closed loop pole so that an undamped natural frequency, ठीक है। अब डिजायर की बात आ गई है जी, पहले गिवन था, अब मैं डिजायर लिख रहा हूं। डिजायर वैल्यूज क्या है? ओमेगा एन 4 चाहिए, 2 से 4 चाहिए जी, 2 पहले था 4 चाहिए, is obtained without changing the value of zeta, मतलब zeta desire और ओमेगा एन डिजायर। जीटा डिजायर जो है वो सेम ही है जो पुराना है, दिस इज योर गिवन, दिस इज आल्सो गिवन, दिस इज डिजायर, ठीक है। अब मेरे पास ओमेगा एन और जीटा मौजूद हो तो क्या मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकता हूं जी? कैन आई राइट दिस? यस आई कैन राइट। मुझे जीटा और ओमेगा एन मौजूद है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम कैन बी रिटन एज 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर आप इसको इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो 2 इंटू 0.5 इंटू 4 प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आपके पास दो रूट्स आ गए। अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो दो क्लोज लूप पोल्स आपको डिजायर्ड हैं, जस्ट यानी कि जो इसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, गिवन परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन से जो हमें चाहिए वो जो है वो आपके पास क्या आ गए? -2 प्लस माइनस J2√3, ठीक हो गया। ये मतलब इस गिवन सिस्टम से निकाले हैं, सॉरी डिजायर्ड सिस्टम से निकाले हैं, ठीक है। गिवन सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, डिजायर्ड सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप है देखना कि क्या ये रूट लोकस का हिस्सा है या नहीं है जी? बताएं, बताएं जी, है कि नहीं है? ये था -1 J√3, ठीक है। डिजायर्ड है -2 प्लस -2√3, ठीक है। प्लस -2√3 और 2 टाइम्स √3 है, ठीक है। अगर आप देखें तो 2 टाइम्स √3, यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 से आपने बेसिकली आपका जो भी सिस्टम है वो मल्टीप्लाई हो गया है। 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि ये x एक्सिस यहाँ पर आ गया और y एक्सिस थोड़ा सा और ऊपर ले जाएगा इसको, ठीक है। तो समवेयर जो डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा जी। ये जो मैंने ब्लू कलर का आपके पास एक ब्लू कर दें या रेड कर दें, चलें रेड कर दें, शायद रेड ज्यादा आसानी से नजर आ जाएगा। तो ये डिजायर डोमिनेट क्लोज लूप पोल यहाँ पर है रेड कलर का, ठीक है। इट इज क्लियरली नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंगल कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, इससे आप एक एंगल निकालोगे, ठीक है, θ1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है आपको, यहां से आपके पास θ2, θ1 प्लस θ2, ठीक है। अगर ये 180 प्लस माइनस 180 इंटू का ऑड मल्टीपल है तो जाहिर है कि टेस्ट एंगल कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो कि क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि नहीं होगी क्योंकि रूट लोकस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट मुझे पता चल गया है कि ये जो डिजायर्ड डोमिनेट क्लोज लूप पोल है, ठीक है, डिजायर्ड डोमिनेट क्लोज लूप पोल, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस। दिस इज योर डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल, ठीक है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस, ठीक हो गया। तो यहां तक बात हमें पता चल गई। जब डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल जो है वो रूट लोकस का पार्ट नहीं है तो इसका मतलब अचीव योर डिजायर्ड परफॉर्मेंस। तो जब आपने डिजायर्ड परफॉर्मेंस गेन चेंज करके नहीं अचीव कर सकते तो आप क्या करोगे,
आप उसका क्या करोगे जी, आप उसके रूट लोकस की शेप को चेंज करोगे। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये नहीं बताया कि लीड कंपनसेटर कब यूज करना है, लैग कब यूज करना है, वो जब हम लैग की बात करेंगे उसमें आपको क्लियर करूंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ लीड कंपनसेटर की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इसमें सिर्फ लीड कंपनसेटर लगना है। ठीक है, लीड कंपनसेटर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लीड के हिसाब से आगे चलते हैं। ओके जी, गिवन सिस्टम पता चल गया, गिवन सिस्टम का काम खत्म हो गया, रूट लोकस की शेप पता चल गई, उसका भी काम खत्म हो गया, और ये भी पता चल गया कि डिजायर्ड क्लोज लूप पोल क्या है और वो रूट लोकस का हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया, यहां तक ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी भी है, हमें पता चल चुकी है। अच्छा अगला अगला स्टेप जी, अगला स्टेप नहीं है रूट लोकस का हिस्सा, पहले पता चल चुका है। उसका अगला स्टेप क्या होता है, अगर आपको याद हो तो? ये सारे स्टेप मैंने आप लोगों को लिखवाए हुए हैं, 8 10 स्टेप्स मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखवाए थे, उन्हीं के हिसाब से मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। स्पेसिफिक स्टेप्स के नंबर नहीं बता रहा, लेकिन वही स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या था जी? नेक्स्ट स्टेप है हमने क्या करना है जी, एंगल डेफिशिएंसी निकालनी है। जैसा मैंने कहा, आपके पास एक टेस्ट पॉइंट आपने बनाया, ठीक है, ये रूट लोकस था आपका, ये रूट लोकस था, जो डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने इस डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल को, दिस इज योर डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल, मैंने इस डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल को रूट लोकस का हिस्सा बनाना है। ठीक है, ये रूट लोकस का हिस्सा कब बन सकता है? ये रूट लोकस का हिस्सा उस वक्त बनेगा जब जब एंगल कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एंगल कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि ज़ाहिर है अभी तो ये रूट लोकस का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ से आपके पास थीटा 1 की वैल्यू आई, यहाँ से आपके पास थीटा 2 की वैल्यू आई, तो अभी तो मुझे थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू तो पता चल सकती है, क्योंकि मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो मैं थीटा 1 और थीटा 2 निकाल सकता हूँ। जब मैं निकाल लूंगा थीटा 1 और थीटा 2, तो मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। जब मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मतलब टोटल एंगल कितना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिलके कितना एंगल बना रहे हैं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू हाउ मच, लेट्स से इट इज 130। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 130 तो ये है, अगर ये पॉइंट में रूट लोकस का हिस्सा बनाना चाहता हूं तो क्या जरूरत है, मुझे इसके अंदर 50 डिग्री का एंगल ऐड करने की जरूरत है। अगर मैं 50 डिग्री का एंगल अपने पास से डाल दूं तो एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाई इट विल बी नोन एज द एंगल डेफिशिएंसी। कैसे निकाल सकते हैं जी, इस एग्जांपल को फोकस करते हुए हम इसकी एंगल डेफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है जी, कैसे निकलेगी उसके ऊपर बात करते हैं जी। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट द एंगल्स वी हैव। जी, कितना एंगल है हमारे पास, ये एंगल डेफिशिएंसी निकलते हैं। हमें इस टेस्ट पॉइंट का एंगल निकालना है, ये 0 0 है, ये आपके पास -2 एंड 0 है, और ये आपके पास -2, ये -2, और कितना है जी, प्लस -2 प्लस J2√3। ठीक है, माइनस वाला भी पॉइंट मौजूद है जो कि नीचे होगा, लेकिन आपको पता है कि इट इज मिरर इमेज, तो हमें सिर्फ इसी पॉइंट के हिसाब से बात करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये पॉइंट रूट लोकस का हिस्सा बन जाएगा तो जाहिर है इट इज मिरर इमेज, तो ये वाला भी रूट लोकस का हिस्सा ही होगा। चलें जी, लेट्स फाइंड द एंगल। अगर आप एंगल निकालते हैं तो एंगल निकालने का तरीका आपको पता है, एंगल क्या होता है जी इसका, आपको याद है कि हमने क्या बात की थी, हमने कहा था एंगल जो भी बनेगा वो पोल से टेस्ट पॉइंट की तरफ होगा, पोल से टेस्ट पॉइंट की तरफ, मतलब इस तरह इस डायरेक्शन में एंगल होगा। तो इसका मतलब है दिस इज योर x1 एंड x2, ये x1 है, x1 एंड y1, और ये आपके पास x2 एंड y2 है। ठीक है, याद है आपको रूट लोकस में हमने टेस्ट पॉइंट इसी तरह से निकाले थे। तो अब आपके पास जो एंगल थीटा 1 है, थीटा 1 इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट इनवर्स ऑफ x2, what is x2, -2, what is x1, -0, डिवाइडेड पास 2√3 है। ठीक है, और y1 आपके पास 0 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक एंगल आ जाएगा। एंगल करेक्शन की ज़रूरत देख लीजिएगा,
एंगल करेक्शन आपको लगाना पड़ेगी क्योंकि ये किस में, ये आपके पास नेगेटिव है, इमेजिनरी नेगेटिव है और रियल जो है वो पॉजिटिव है। थीटा 2 देख लें, टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। x2 is -2 minus y2 is सॉरी x1 is -2, तो माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके 2, तो ये +2 बन गया, होल डिवाइडेड बाय y2, सॉरी x2 नहीं, y2 पहले आता है, ये भी मैंने ऊपर गलत लिखा है जी। दिस इज नॉट x2, y2 minus y1। ओके, लेट मी राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। ओके जी, क्या θ1 will be equals to tangent inverse of y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ठीक है। तो θ1 आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ क्या जी, y2 is your 2√3 minus y1 is your 0, ठीक है, पहले केस के लिए। और x2 is equals to what, x2 is equals to -2, ठीक है, -2 है -0, ठीक है। तो ये इमेजिनरी है, ये रियल है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको एंगल करेक्शन जो भी लगानी है वो क्या होगी, ठीक है। इमेजिनरी पॉजिटिव है और रियल नेगेटिव है। θ2 भी इसी तरह से निकलेगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y2 इज अगेन 2√3 माइनस y2 0 डिवाइडेड बाय x2 इज योर -2 और x1 भी -2 ही है। ये वाला जो आपके पास पोल यहाँ पे पड़ा हुआ है वो -2 पे ही पड़ा हुआ था, तो माइनस माइनस +2, ठीक है। तो ये माइनस और प्लस होके 0 डिवाइड बाय जो भी चीज़ है इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये तो अंडरस्टूड है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो एंगल कंडीशन क्या आती है हमारे पास, एंगल कंडीशन हमारे पास सिंपल एंगल कंडीशन क्या होती है जी, थीटा मतलब फाइज माइनस सम ऑफ फाइज माइनस सम ऑफ थीटास, ठीक है, इक्वल्स टू ±180, ठीक है, n2n+1, याद होगा आपको, ये हमने पहले यूज किया था, ठीक है। अच्छा, ये इसको सॉल्व करके जो एंगल बचता है, ये जो एंगल आता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट एंगल इज, मतलब जो एंगल है वो आपके पास बनता है -210 डिग्री का, ठीक है। मतलब ये जो सम थीटास का जो सम आता है वो 210 -210 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन है तो जाहिर है जो भी एंगल है वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो एंगल बन रहा है ये -210 बन रहा है। तो अब ये जो सम ऑफ थीटास आए हैं -210, जाहिर है एंगल कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये जो है वो मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू ±180 डिग्री का ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कोई वैल्यू ऐड कर दूं, कोई वैल्यू में ऐड कर दूं जिसको मैं एंगल डेफिशिएंसी कहूंगा, कितना एंगल ऐड करने की ज़रूरत है ताकि ये एंगल डेफिशिएंसी पूरी हो जाए, आपको सामने क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर मैं अपने पास से 30 डिग्री कहीं डाल दूं, किसी तरह से ये 30 डिग्री मेरे पास आ जाएं, तो आपके पास -210 + 30 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 180, ठीक है, -180। तो एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एंगल डेफिशिएंसी है वो कितनी आ गई है, वो एंगल डेफिशिएंसी 30 डिग्री की आ गई है, ठीक हो गया। तो यानी कि अगर मेरे पास 30 डिग्री कहीं से आ जाए इस सिस्टम में, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा जी, आपकी एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एंगल कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि मेरा जो सिस्टम है वो मेरा जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, या डिजायर्ड परफॉर्मेंस जो डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है वो रूट लोकस का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमारी कोशिश है कि वो रूट लोकस का हिस्सा बन जाए, ठीक हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। एंगल डेफिशिएंसी 30 आ गई आपके पास, यहां से आपके पास जो है वो आगे प्रोसीड करना है हमने, ठीक हो गया जी। मतलब ऑलमोस्ट हम सारे स्टेप्स कर चुके हैं, मतलब थोड़े से स्टेप्स, मतलब एक दो स्टेप्स ही रह गए हैं आगे, नहीं रह गया, यस, ओके जी। अब हमें एंगल डेफिशिएंसी 30 डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप देखें तो मैं जो पुराना रूट लोकस है मुझे उससे कोई गर्ज नहीं रही अब,
ठीक है, मुझे ये पता चल गया डिज़ायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल यहाँ पर है, ठीक है, डिज़ायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल यहाँ पर है। और अब मज़े की बात यह है कि बाकी सिस्टम अपनी जगह पर मौजूद है, मुझे उससे गर्ज नहीं है, लेकिन मुझे किस चीज़ से गर्ज है, इस डिज़ायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल के साथ मैंने कुछ इस तरह से पोल और ज़ीरो ऐड करने हैं, लीड कंपनसेटर लगाना है, ठीक है। लीड कंपनसेटर लगाने का मतलब क्या है कि हमने अज्यूम एंगल एफिशिएंसी 30 आ गई, लेट्स अज्यूम लीड कंपनसेटर, मेरा ख्याल है ये वाला स्टेप भी एक हमारे पास होता था, तो वो चले मैं लिख देता हूँ, लीड कंपनसेटर टू बी GC and it is given as GC is given as KC S plus 1 over T divided by S plus 1 over alpha T, ठीक है, ज़ीरो पोल, सही है। ये लीड कंपनसेटर हमने अज्यूम कर लिया। अब ये लीड कंपनसेटर बेसिकली क्या होगा, आपके जो ओरिजिनल सिस्टम जो भी है उसके साथ सीरीज में लग जाएगा, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब जो एंगल आपने निकाला है, इसका तो एंगल -210 था, ये जो एंगल है ये कितना होना है, ये वाला जो एंगल कंट्रीब्यूट होगा 30 डिग्री, एंगल एफिशिएंसी जो है वो ये पूरी कर देगा, तो ओवरऑल सिस्टम जो है वो क्या बन जाएगा, आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस को अचीव कर लेगा, यानी कि वही वाला टेस्ट, वही वाला पॉइंट बन जाएगा जो आपको चाहिए, डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल वाला, जो कि ये है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मैंने ये पोल और ज़ीरो ऐड करना है, ये पोल और ज़ीरो डालना है। अब अगर आप देखें तो ये पोल और ज़ीरो, फर्स्ट करो मैं यहाँ पे ज़ीरो रखता हूँ, अभी मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, कोई अभी यहाँ पे वैल्यूज मुझे नहीं पता, तो आपको ये पता है क्या होगा, इस ज़ीरो का इस टेस्ट पॉइंट के साथ एंगल फाइव, ठीक है, 5 होगा, इस पोल का इस टेस्ट पॉइंट के साथ एंगल कितना होगा जी, क्या होगा जी, थीटा होगा। अब आप कहते हो थीटा, सॉरी, फाइव माइनस दिस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, ये 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए। बाकी एंगल्स से हमें पता चल चुका है, बाकी पोल्स की फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ एक ये ज़ीरो और एक ये पोल है, इन दोनों ने क्या करना है, इन दोनों ने 30 डिग्री का एंगल कंट्रीब्यूट करना है। तो वो एंगल कैसे कंट्रीब्यूट होगा, वही तरीका कि टेस्ट पॉइंट यहाँ पर है, ज़ीरो यहाँ पर है, पोल यहाँ पर है, और उसका एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अभी मुझे ये लोकेशंस नहीं पता, मुझे ये तो पता चल गया कि ये और ये माइनस होके 5 माइनस थीटा होके 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं तो वो ट्रिग्नोमेट्री मुझे ये बताती है कि बेसिकली थीटा माइनस फाइव की मैं जो बात कर रहा हूं, वो थीटा माइनस फाइव जो 30 डिग्री मुझे चाहिए, वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मुझे ये पता चल जाता है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, और मतलब मतलब ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, उसके हिसाब से आप मतलब ये 180 डिग्री माइनस दिस एंगल करके ये वाला भी एंगल आपके पास थीटा डिग्री है, तो जाहिर है कि टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो बाय यूजिंग ऑल दिस ट्राइंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके पास जो एंगल 30 डिग्री का बन जाता है, ठीक है। मैंने आपको रफली बता दिया है कि ये कैसे बनता है, लेकिन विदाउट गोइंग इन दैट डिटेल मुझे ये पता चल गया कि ये जो एंगल दरमियान में लिखा बना हुआ है, इस टेस्ट पॉइंट के दरमियान में जो ये चीज़ एंगल बनता है, दिस इज नोन एज एंगल डेफिशिएंसी एंड दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, दिस हैज़ टू बी 30 डिग्री। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये 30 डिग्री है, तो आपको ये पता है कि देयर कुड बी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस टू गेट दिस 30 डिग्री। हो सकते हैं ना इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन, मतलब जीरो यहाँ पर हो, पोल यहाँ पर हो, जीरो यहाँ पर है, पोल यहाँ पर है, मतलब देयर मे बी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन और द पोजीशन फॉर पेयर ऑफ द या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पेयर, कि आप इसको कैसे रख सकते हैं, लेकिन हर हाल में आपको 30 डिग्री मिलता जाए, ठीक है। विच वन इज सूटेबल, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, उसके बाद फिर आपके पास आपके बुक वाले तरीके को आपको बताऊंगा। आसान मतलब उसको तवज्जो ही नहीं देंगे, ठीक है। तो पहले बुक वाला तरीका, मुश्किल नहीं है लेकिन बुक वाला तरीका। अच्छा जी, बुक में तरीका क्या है, बुक का तरीका बड़ा सिंपल सा है, वो ये कहता है कि टेस्ट पॉइंट आपके पास मौजूद है, उसको आप समझ लें कि ये आपका पॉइंट P है, और आपको ये पता है दिस इज योर रीजन,
वो कहता है कि पहले ड्रॉ करें पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें जो कि P से पास करती हो, और उस लाइन को आप AP कहते हैं। ठीक हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ठीक है, उसमें पॉइंट P आपके पास मौजूद है, पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दी। उसके बाद वो कहता है कि P को और O को, ओरिजिन को मिला दें। ठीक है जी, मिला दिया हमने, ठीक हो गया। तो पहले AP बना, फिर PO बन गया। ठीक है, ये एक लाइन आपके पास बन गई। अब आपके पास क्या बन गया, इस AP और PO की जो दो लाइंस हैं, इनका कोई एंगल होगा। ठीक है, कोई भी एंगल है। ठीक है जी, एक एंगल बन गया APO। APO एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करें। ठीक है, एक बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया जो इस एंगल को हाफ कट कर रहा है, हाफ मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। इसको आपने बाइसेक्शन को आपने क्या कह दिया, PB। चले मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्योंकि आप पता नहीं मिक्सअप ना कर जाएं। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ड्रॉ किया AP, ठीक है, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। फिर आपने दूसरे स्टेप में ड्रॉ किया, ड्रॉ PO को ड्रॉ किया आपने। तीसरे स्टेप में O ओरिजिन है, ठीक है, P और O को आपने मिला दिया। तो तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल APO। APO एक एंगल बन रहा था, उसका आपने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और उसका नाम आपने रखा क्या, उसका नाम आपने रखा कि वो PB है। ठीक है, यहाँ पे PB रखा हुआ है। और उसके बाद तीसरा स्टेप है, आपने PC ड्रॉ करना है, ड्रॉ PC एंड PD, ड्रॉ PC एंड PD, PC और PD ड्रॉ कर दें आप। ठीक है, क्या मतलब PC और PD हैं क्या, अभी बताता हूं। ठीक है, सच दैट PC और PD आपने ड्रॉ करने हैं अबाउट दिस लाइन, इस लाइन के अबाउट आपने, मतलब इस लाइन से जो भी एंगल डेफिशिएंसी है आपकी, जो भी आपके पास एंगल डेफिशिएंसी है, उस एंगल डेफिशिएंसी का हाफ, मतलब ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकली आप इसको ड्रॉ करेंगे कि ग्राफिकली आपके पास प्रोटेक्टर या जो भी आपके पास D मौजूद है, उसकी मदद से आप हाफ, मतलब 30 का हाफ क्या हो जाएगा 15, तो 15 डिग्री की लाइन इस लाइन के हिसाब से आपने एक ड्रॉ की 15 डिग्री। ठीक है, और 15 डिग्री आपने इधर ड्रॉ कर दिया, यानी कि एंगल डेफिशिएंसी बाय 2, एंगल डेफिशिएंसी बाय 2। ठीक है, तो ये जो एंगल डेफिशिएंसी बाय 2 है, इसको आप क्या कह देंगे, इसको आप कह देंगे दिस इज योर PD एंड दिस इज योर PC। आपने क्या ड्रॉ किया, आपने जो भी एंगल डेफिशिएंसी थी उसको हाफ लेते हुए आपने इस लाइन के अबाउट, अबाउट दिस लाइन जो PB लाइन थी, ठीक है, सच दैट it it, they give angle deficiency by 2 on both sides of PB लाइन। ठीक है, PB लाइन के दोनों तरफ आपके पास आधी आधी एंगल डेफिशिएंसी मिल जाए। ठीक है, उसको नाम आपने, जो B से दूर है वो C है, जो D जो करीब है वो D है। ठीक है, अब ये कहता है आपके पास D को जो है, D के ऊपर आप 0 रख दें, ठीक है, और C के ऊपर आप पोल रख दें। ठीक है, पुट पुट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपके पास जीरो और पोल की लोकेशंस आ गई। क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है तो आपको उसको ग्राफिकली आपको पता है कि D कहाँ पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, तो ये आपके पास जो है वो एग्जैक्ट डिस्टेंसेस आ जाएंगे ग्राफिकली। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज द ग्राफिकल मेथड। तो
ग्राफिकल मेथड है ये। ठीक हो गया जी। अभी मैं कुछ जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ये ग्राफिकल मेथड है, तो इसका मतलब है देयर मस्ट बी सम अदर मेथड्स एज वेल। ये थोड़ा सा सेशन में थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट ऊपर लूंगा, 40 मिनट्स आई नो हो चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सेशन मेरे ख्याल है 5-10 मिनट और ऊपर जाएगा, लेकिन टॉपिक मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इसी में। तो प्लीज़ मतलब थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे चलते हैं। ओके, तो इसका मतलब है ग्राफिकली मुझे पता चल गया कि जो सी है, मतलब जो जीरो है वो आपने कहाँ रख दिया, और डी कहाँ पे, आपने जीरो कहाँ पे रखा, तो ग्राफिकली जो पोजीशन आपको नजर आ रही है दैट इज गिवन एज -2.9। ठीक है, मतलब मैं आपकी ग्राफ से के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, और जो पोल है उसी के हिसाब से -5.4 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो है वो पोल और जीरो की पोजीशंस आ गई। ठीक है, तो अगर पोजीशन आ गई तो आपको पता है कि आपका पोल कहाँ है और जीरो कहाँ है। ठीक है, s+1/t, s+1/t पे आपका जीरो है, मतलब दिस इज द पोजीशन, दैट इज -1/t पे जीरो पड़ा हुआ है, तो जो जीरो की पोजीशन आई वो -2.9 आई, तो -2.9, तो यहाँ से आपके पास जो t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आपके पास 0.345 आ गई। ठीक हो गया। और आपको पता है कि पोल जो कहाँ पे पड़ा हुआ है, पोल पड़ा हुआ है -1/α t पे। ठीक है, -1/α t, और उसकी पोजीशन क्या आई है आपके पास, -5.4, -5.4। जब आपके पास t की वैल्यू मौजूद है तो यहाँ से आपके पास जो है वो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आती है। ठीक है, यू कैन फाइंड इट। तो दिस इज वन वे टू नो कि आपके पास पोल और जीरो कहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, इसका अगला स्टेप, मतलब इसके बाद एक ही स्टेप रह गया, लेकिन मैं आपको दूसरे जो तरीके हैं वो बताना चाहता हूँ। तो एक तो हमने ग्राफिकल वे ढूंढा कि हमें पता चला कि ग्राफिकली आप इसको कैसे प्लेस कर सकते हैं टू हैव, मतलब पोल और जीरो कहाँ पे प्लेस किए जा सकते हैं। ये मेथड बहुत अच्छा मेथड इस लिहाज से है कि इट विल इंश्योर मैक्सिमम क्या कहते हैं, जो स्टेडी स्टेट एरर की अगर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो है वो मैक्सिमम स्टेडी स्टेट एरर, सॉरी मिनिमम स्टेडी स्टेट एरर चाहिए, ठीक है, तो मिनिमम स्टेडी स्टेट एरर जो है वो आपके पास इसी केस में मिलेगा, जिसमें आप ये जो है वो बाइसेक्शन या ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको मिनिमम, इसका फायदा यही है कि इट विल इंश्योर मिनिमम स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, मिनिमम स्टेडी स्टेट एरर ये इंश्योर करेगा जी। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन अगर आपके पास स्टेडी स्टेट एरर पे कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कोई लिमिट नहीं है या आप उसके ऊपर कंसर्न नहीं है, तो फिर आपके पास दो और मेथड्स हैं। ठीक है, एक मेथड है जी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक का, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, ये भी ग्राफिकल मेथड कह सकते हो आप, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब ग्राफिकली नहीं करनी, आपके पास मौजूद है। जिस तरह ये आपके पास डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल था, कहाँ पे था जी इट वॉज लोकेटेड एज एट -2। ठीक है, -2 और 2√3 पे था ये। ठीक है, यही था ना जी, 2√3। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका बता रहा हूँ, वो क्या है जी, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन योर रियल एक्सिस। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को कुछ भी आप कह दें, P क्या कहें जी, PA कह लें। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PA, ठीक है, तो आपको ये पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रियल एक्सिस पे है तो इमेजिनरी जीरो है, जो इसका रियल पार्ट है वही इसका रियल पार्ट होगा, तो ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, -2 और 0 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और तरीका, ये तरीका आपको टेक्स्ट बुक पे नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा पे अटेंशन टू दिस। दिस इज योर जीरो। ठीक हो गया, यहाँ पर आप जीरो प्लेस करते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि यहां से हमारे पास 30 डिग्री आना चाहिए, ये वाला एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, ऐसा ही है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ की, यहां पे आपका पोल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है।
This is trigonometric method. This is not a graphical method. It is mathematical kind of a method जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर रहे हो. तो आपके पास ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया 60 क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है. ठीक है, सो सिंपल. आपको पता है अब इसके ऊपर आपको ये वाली मतलब परपेंडिकुलर की हाइट पता है आपको जो कि 2/√3 है. आपको सिर्फ बेस निकालना है. हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें बेस निकालना है. ठीक है, तो इसके ऊपर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं. ठीक है, बेस निकालना चाहते हैं आप, बेस का ये वाला पॉइंट आपको पता है, ये आपको परपेंडिकुलर की हाइट पता है, एंगल्स आपको पता है. ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं, मतलब इसको बेस कह लें, ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. ठीक है, बेस निकालनी है आपने. ठीक है, क्या हो जी, टेंजेंट वाला लगा दें जी. परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर होती है, टेंजेंट एंगल क्या है 60. सही है, परपेंडिकुलर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, बेस निकालना चाहते हो तो यहाँ से बेस निकल आएगी आपके पास. ठीक है, जो भी वैल्यू आती है, आई एम नॉट कंसर्न, मतलब आप निकाल सकते हो. जीरो आपने प्लेस कर दिया. अच्छा, ये जो बेस आई है, ये बेस कहाँ से आएगी, ये बेस ये वाली आएगी. तो पोल कहाँ ऐड होना है, पोल ऐड होना है जो भी बेस आई है वैल्यू उसमें -2 ऐड करके होगा. मतलब वो माइनस, मतलब ये जो भी वैल्यू आई है दैट प्लस दिस विद अ नेगेटिव साइन. मतलब फर्स्ट करो अगर 3 आई है बेस की वैल्यू तो 3 + 2 विद मतलब -5 कर दोगे आप, अगर बेस की वैल्यू आपके पास 3 आई है तो. ठीक है, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक वे. एक और तीसरा तरीका भी है जी, वो प्योरली मैथमेटिकल वे है. ठीक है, ये भी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा. अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था फाई माइनस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होनी चाहिए. ऐसे ही कहा था ना हमने. आपको ये पता है फाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ फर्स्ट करो फाई की वैल्यू में. चलें, लेट मी ड्रॉ दिस फिगर फॉर यू. तीसरे केस की फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं. ये पॉइंट है, जीरो कहीं पर प्लेस किया आपने, उसके कोऑर्डिनेट आपने रख लिए. चलें फर्स्ट करें, x1 एंड 0 हो गए. चाहे तो -x1 एंड 0 रख लें, लेकिन मैं x1 एंड 0 रख रहा हूँ. ये वाला पॉइंट मुझे पता है, दिस इज -2 एंड कॉमा 2/√3. ठीक है, और पोल इसी तरह से रख लेंगे. पोल यहाँ पर है, फर्स्ट करें उसको मैं कह देता हूँ x2 एंड 0. पोल इज प्लेस्ड एज x2 एंड 0. ठीक है, तो अगर आप बेसिकली क्या है, फाई माइनस थीटा, दिस इज योर फाई माइनस थीटा, दिस इज योर थीटा, शुड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है, फाई निकालने का फॉर्मूला आपको पता है. फाई निकालने का फॉर्मूला इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ जो भी y2 है माइनस y1, मतलब फार्मूला जो होता है x2 माइनस x1. ठीक है, इसको बार्स कर देता हूँ मैं ताकि सही है. पहले आप फाई निकालोगे तो y2 आपके पास मौजूद है 2√3 माइनस 0. ठीक है, फिर क्या है आपके पास x2 -2 माइनस x1. ठीक है, ये मेरे पास नहीं है वैल्यू. फिर इसी तरह से मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ y2 2/√3 इंटू 0 -0. ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 बार विच इज -2 माइनस x1. ठीक है, ये फाई की वैल्यू आई आपके पास. सही हो गया. इसी तरह से आपने फिर थीटा की वैल्यू निकालनी है, दरमियान में माइनस आ जाएगा. ठीक है, माइनस थीटा, थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, ये माइनस लगा हुआ है, थीटा की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. टेंजेंट इनवर्स ऑफ y2 फिर 2/√3 है माइनस x1 रियल पे माइनस y1 जो कि रियल एक्सिस है तो 0 हो जाएगा. x2 अभी भी -2 है और x1 आपके पास जो है वो जो कि x1 बार यहाँ पर वो भी आपने निकालना है जिसको मैं x2 का नाम दे रहा हूँ.
ठीक हो गया, थीटा के हिसाब से। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 30 डिग्री के। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो मतलब ये आपने अच्छा मतलब अच्छे तरीके से आपने देखा हुआ है, तो आपको पता है इन दोनों साइड का आप थीटा ले टेंजेंट ले लो आप, ताकि टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाए। जब आप दोनों साइड पे टेंजेंट लोगे, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब आप टेंजेंट लोगे तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। पहली वाली जो भी टर्म है 2√3 डिवाइडेड बाय -2 माइनस x1, इसी तरह से आगे लिखा हुआ है माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2√3 डिवाइडेड बाय -2 माइनस x2, ठीक है। ये बराबर किसके हो जाएगा? दोनों साइड पे आपने टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट 30 के। टेंजेंट 30 की वैल्यू भी आपके पास आपको पता चल जाएगी कैलकुलेटर से। इसके ऊपर टेंजेंट का फॉर्मूला लगेगा, टेंजेंट ए माइनस मतलब टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, ये एंगल्स हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखो तो वो क्या होता है? टेंजेंट ए माइनस बी को एक्सपेंड करने का क्या तरीका है, ठीक है। वो क्या होता है? टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और मतलब वो जो भी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ठीक है। उस तरह से आप इसको ओपन करोगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2 इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। तो this equation will correspond to what? This equation will correspond to all possible combination which can give you, मतलब कहाँ पे पोल और ज़ीरो रखोगे आप तो आपके पास एंगल की वैल्यू जो है वो थीटा 30 डिग्री के बराबर होगी। तो दिस इज़ प्योरली मैथमेटिकल वे, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे आसान बच्चों को लगता है, जो सबसे आसान लोग आसानी से लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक का मेथड है। लोग ज़्यादातर इसके ऊपर जाते हैं, लेकिन बाकी तीनों मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। पहले मेथड का सिर्फ एक एडवांटेज है, दैट कैन इंश्योर द मैक्सिमम व्हाट दैट कैन इंश्योर द मैक्सिमम मतलब मिनिमम स्टेडी स्टेट एरर, या मैक्सिमम जो वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को वो इंश्योर कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, दैट लास्ट स्टेप इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी, कि आपने क्या करना है। अब आपके पास एक सिस्टम आ चुका है, मतलब अब आपके पास जी सी और जी का प्रोडक्ट आ चुका है। जी सी आपके पास किसके बराबर है? के सी इंटू एस प्लस 1/t डिवाइडेड बाय एस प्लस 1/α t, ठीक है, इंटू जी ऑफ एस। अगर आप देखें तो 1/t की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, जो भी मेथड आपने इस्तेमाल की है। जिस भी मेथड से आपके पास 1/t की वैल्यू भी मौजूद है, 1/α t की वैल्यू भी मौजूद है, जी एस की वैल्यू भी मौजूद है। सिर्फ वैल्यू किसकी रहेगी है? के सी की। तो के सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप इसके ऊपर एक मैग्नीट्यूड कंडीशन लगाएंगे। यू नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम एट योर डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल विच इज 2√3, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सारी वैल्यूज़ मौजूद होंगी। ये मैग्नीट्यूड कंडीशन हमने पहले भी इस्तेमाल की हुई है, तो आई विल नॉट सॉल्व इट फॉर यू, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एस ये 1/t की न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद होगी, 1/α की भी न्यूमेरिकल वैल्यू मौजूद है। जी एस आपके पास ऑलरेडी गिवन है। जी एस आपके पास जो वैल्यू थी, यू नो इट, कि आपको जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन था उसमें जी की वैल्यू 4/s+2 थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो 4/s इंटू एस प्लस 2, ठीक है। s की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे, इसका जवाब 1 के इक्वल इक्वेट कर दोगे, तो जाहिर है बाकी सारी जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, तो उससे आपके पास के सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल, सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर आप देखें तो जो आपकी बुक वाले पॉइंट थे अल्फा और टी के हिसाब से, वो अगर आप पुट करोगे तो मैं यहाँ पर उसको पुट करके आपको दिखा। जी ऑफ एस आपके पास बराबर था 4 इंटू एस प्लस 2, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर होगा? इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा 1 के, ठीक है, फॉर द पॉइंट जो भी आपका डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल पॉइंट है, जो कि -2 प्लस j2√3 है। इसको इसके अंदर प्लग इन करोगे तो आपके पास के सी मल्टीप्लाई बाय 4 की जो वैल्यू आ रही है
वो 18.7 आती है। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी 4.68। ठीक है, अब आपने एक काम करना है, आपने इसका रूट लोकस मैटलैब की मदद से ड्रॉ करना है नए वाले सिस्टम का। वो क्या है, जी सी इंटू जी का रूट लोकस ड्रॉ करके आपने कंपेयर करना है विद इट्स जो गिवन हमारे पास सिस्टम का रूट लोकस था। वो तो सिंपल सा है, वो आपके पास, आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी दिखाया हुआ है। ठीक है, so by this you can, by using that magnitude condition, you can get your desired value of Kc, alpha and d. ठीक है, this is how you can design your lead compensator. With this I conclude. तो इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे इस वीकेंड तक ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीकेंड से मुराद, मतलब वीकेंड तक आप मुझे बता देंगे, बल्कि वीकेंड से पहले ही बता देना, फ्राइडे तक बता देना, ताकि अगर मैं लेक्चर जो है वो सैटरडे या संडे को बनाऊं तो मुझे पता हो कि मैंने किसी पॉइंट को एड्रेस करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।